नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की लेक्चर सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर होने वाला है। और आज हम एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ज्योग्राफी जो हिमालय का है, ग्रेट माउंटेन्स या नॉर्दर्न माउंटेन्स, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन्स के बारे में कि इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड हम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे हिमालयन रीजन की, या जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है हमारा, जिनको हम द ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडिया का एक बहुत ही मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि भारत एक बहुत विशाल देश है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में संसार में हमारा सातवें सातवें स्थान पर है। और अगर हम इसकी फिजियोग्राफी की बात करें तो हमें बहुत सारी विभिन्नताएं इसमें देखने को मिलती हैं। इट इज़ द ओनली कंट्री जहां पे हमारे को माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेन्स भी हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, कोस्टल आइलैंड्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। ठीक है। कोस्टल प्लेन्स भी हैं या डेजर्ट्स भी हैं। तो मीन्स हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो फिजियोग्राफी में मीन्स की स्थल रूप। ठीक है। फिजियोग्राफी में भी हमें बहुत ही विभिन्नताएं जो है हमारे देश में देखने को मिलती हैं। और ये जो विविधता हमें देखने को मिलती हैं ये हमारे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है और जो स्ट्रक्चर है उसके परिणाम स्वरूप जो है हुई है। ठीक है। और जैसा हम आज देखते हैं जो हमारे सामने, जैसे हमारे सामने आज हम अगर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करते हैं या लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, स्थल रूपों की बात करते हैं, तो पृथ्वी पर जितने भी हमारे स्थल रूप हैं, चाहे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं या प्रायद्वीपीय पठार हैं, किसी भी प्रकार के स्थल रूप हैं, तो उन्हें बनने में एक बहुत लंबा समय लगा है। तो अगर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है, या 460 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार की भी हमारे पास हम लैंडफॉर्म फीचर देखने को मिलते हैं वो एक लंबी प्रक्रिया के थ्रू गुजरे हुए हैं, और जिसमें पृथ्वी की जो अंतर्जात हलचलें हैं, वोल्केनिज्म है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, या अर्थक्वेक्स हैं, या एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज हैं, डेन्यूडेशनल एक्टिविटीज हैं, या अपर्दन है, साथ में अपक्षय है, इरोजन, और हाँ, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जितने भी स्थल रूप हमारे सामने अभी हमें धरातल के ऊपर देखने को मिलते हैं। और जो ये अंतर्जात और जो बहिर्जात जो प्रक्रियाएं हैं या जो शक्तियां हैं, फोर्सेस हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करती हैं किसके उस निर्माण में, जो हमारा धरातल का या जो सरफेस के ऊपर जितने भी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसमें। ठीक है। अब हम इंडियन लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो पहले इंडिया के जियोलॉजी का ही बात कर लेते हैं, या इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका ही बात कर लेते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो जैसे हमें देखने को मिलता है कि इंडियन प्लेट जो थी हमारी वो साउथ में थी। जैसे आज हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम कहते हैं कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन प्राचीन समय में इंडिया जो था ये एक सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट था और भूमध्य रेखा से भी बहुत नीचे था। ठीक है। और इसका साइज जो था बहुत बड़ा था। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो भी इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करती थी पूरा प्राचीन काल में। ठीक है। लेकिन कुछ मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, ये प्लेट जो है कई सारे भागों में बंट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव हो गई। ठीक है। जैसे ये वर्तमान समय में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया नीचे हमारा साधारण हेमिस्फेयर में जो है, तो वो वहां से साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा में मूव हो गई, और इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ की ओर मूव हो गई। तो इंडिया जो था एक बहुत बड़ा आइलैंड था और जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास पास था, और जो टेथीज सागर था वो इसे हमें जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट था या एशिया का जो महाद्वीप है उससे अलग करता था लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है। और जैसे हम दो उसकी बात करते हैं, ठीक है,
कि इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड नॉर्थवर्ड जर्नी, जो इंडिया ने अपनी नॉर्थ की ओर जो जर्नी शुरू की थी, मतलब नॉर्थ की ओर जब मूव हो रही थी इंडियन प्लेट, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जो जब पेंजिया जो है टूट गया था। जैसे आप जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे वेगनार ने दी थी, तो उन्होंने 1912 में जब हमारा प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं हम, तो उस समय उन्होंने कहा था कि दो तरह के लैंड हमारे दो तरह के पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, एक था पेंजिया और दूसरा था पैंथालासा। जो पेंजिया था वो लैंड पार्ट था और जो पैंथालासा था वो वाटर पार्ट था। तो ऐसा माना जाता है कि 200 मिलियन वर्ष पहले या 2 बिलियन वर्ष पहले जो था पेंजिया जो था टूट गया था, ठीक है, और जिसके कारण जो है इंडियन प्लेट जो थी हमारी नॉर्थ की ओर मूव होना शुरू हो गई थी। और 140 मिलियन वर्ष पहले जो सब कॉन्टिनेंट था हमारा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप जो था, लगभग 50 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में था। आज हमारा जैसे हम देखते हैं, हम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और हमारा लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। तो हम जो थे वी वर द पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर और 50 डिग्री साउथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे, मतलब हमारी लोकेशन थी, ठीक है। और जो टेथीज सी था वो हमें अलग करता था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ऊपर जो थी नॉर्दर्न पार्ट में यूरेशियन प्लेट थी, बीच में हमारा टेथीज सी आता था, ठीक है। और जो ये तिब्बतन ब्लॉक था, ठीक है, ऊपर जो तिब्बतन ब्लॉक था वो भी जो एशियन लैंड मास था उसका पार्ट था, ठीक है, जो एशियन हमारा स्थलीय भाग था उसका पार्ट था। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट जो थी एशियाटिक प्लेट के साथ टकराई, ठीक है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। और इंडियन प्लेट जो थी जैसे जैसे, और फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट जो थी बहुत नजदीक आती गई, ठीक है, जो कि इक्वेटर तक उन्हें ले आई, मतलब एक नजदीक आती गई, जिसके कारण क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। और ये प्रोसेस जो है अभी भी मतलब चल ही रही है, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, जिसके कारण हमें वर्तमान समय में भी हिमालय की हाइट जो है बढ़ी हुई देखने को मिलती है। जब हम 8th या 9th क्लास में होते थे, तो उस समय जो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती थी उनमें जो हिमालय की या जो हमारी हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, उसकी हाइट जो है 8,848 मीटर्स होती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठा लें तो ये हमारी हाईएस्ट माउंटेन है हमारी, उसकी हाइट जो है 8,850 मीटर्स हमें देखने को मिलती है, जो कि हिमालय की मतलब कि ये प्रोसेसेस अभी भी चली हुई हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, लगभग ये जो हमने बात की थी कि ये इक्वेटर है हमारा, भूमध्य रेखा है, और ये जो था हमारा सदर्न इंडिया जो था पहले सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग 50 डिग्री जो हमारी लैटिट्यूड है वहाँ उसके आसपास था। और धीरे धीरे इसकी मूवमेंट जो है नॉर्थवर्ड शुरू हो गई। ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, इंडिया ये लगभग 71 मिलियन ईयर्स था उस टाइम, इंडिया की लोकेशन ये थी। और जब पेंजिया जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो जब टूटा तो उसके पश्चात इसकी उत्तर की ओर जो है मतलब उत्तर की ओर इसने अपनी गति शुरू की और उत्तर की ओर मूव होना शुरू हुआ। और लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले ये इस उसमें था, अवस्था में था। लगभग 38 मिलियन ईयर्स अगो ये इस अवस्था में था और 10 मिलियन ईयर्स अगो ये इस अवस्था में था। और वर्तमान समय में इसकी पोजीशन अब आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब उत्तर की ओर इंडियन प्लेट जो थी मूव कर रही थी, तो ये क्या कर रही थी, धीरे धीरे पुश कर रही थी जो एशियाटिक प्लेट को। एशियाटिक प्लेट के साथ ये ऊपर जो थी यूरेशियन प्लेट या एशियाटिक प्लेट जो है इसके साथ कोलाइड हो रही थी, ठीक है, टकराव हो रहा था इन दोनों का, जिसके कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे थे, ठीक है। और वर्तमान समय में भी अर्थक्वेक समय इधर इस रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के कारण जो इंडियन प्लेट जो है, इस मूवमेंट के दौरान इंडियन प्लेट जो है
एशियाटिक प्लेट की ओर मूव हो गई, और एक मेजर इवेंट इस दौरान हुआ जिसके कारण क्या हुआ कि सदर्न मतलब पार्ट जो हमारा इंडिया का जिसको हम कहते हैं, वहां पर एक बहुत मात्रा में लावा फ्लो हुआ, जिसके कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो कि शील्ड वॉल्केनो है अभी। ठीक है, लगभग ये एशियाटिक प्लेट और इंडियन प्लेट की मूवमेंट जब टकराव हुआ था तो उस दौरान ये माना जाता है, और जिसके कारण हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है, या जो सदर्न पार्ट हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, उसका निर्माण हुआ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, और ये जो है लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जो वोल्केनिज्म हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, कि इंडिया को कितने मुख्य हमारे भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मेनली हम इंडिया को 6 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जो कि अब मुख्य भाग की कौन कौन से लेते हैं हम, मुख्य जो भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स इंडिया के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर फिजिकल फीचर्स की हम बात करें, फिजिकल फीचर्स, अब फिजियोग्राफिक रीजन भी वो एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर जो है स्थल रूपों में समानता पाई जाती है। ठीक है, अब जब एक बहुत बड़े भौतिक क्षेत्र में या भौगोलिक क्षेत्र में जो वहां पर जो स्थल रूप हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उनमें समानता पाई जाती है, तो उसको हम एक फिजियोग्राफिक रीजन या भौतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्थल रूपों की समानता के आधार पर जो है हम भारत को मुख्यतः 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करते हैं, जो कि नंबर 1 है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स, नंबर 2 है या उत्तर भारत का जो हमारा द ग्रेट हिमालय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, और दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है इंडियन डेजर्ट या भारतीय मरुस्थल, जो कि थार मरुस्थल है हमारा। और उसके पश्चात है कोस्टल आइलैंड्स या तटीय मैदान। और छठा है द आइलैंड्स। ठीक है, द्वीप। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, आप डायग्राम में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो है हमारा हिमालय है। ठीक है, जो नंबर 1 पे है ये हमारा हिमालय है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। दूसरे नंबर पे ये उत्तर भारत के विशाल मैदान है। तीसरे नंबर पे हमारा डेजर्ट है। चौथे नंबर पे हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, 5वें नंबर पे ये हमारा तटीय मैदान है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये अरब सागर में है। ठीक है, तो इंडिया के ये जो हैं 6 मुख्य भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, याद रखने के लिए आप नॉर्थ से हम शुरू करते हैं साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ में सबसे पहले हिमालय है, उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान है, उसके बाद हमारा राजस्थान में ये डेजर्ट है। ठीक है, मरुस्थल है। तो उसके पश्चात हमारा ये त्रिभुजाकार रूप में हमारा प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। ठीक है, जिसका निर्माण जैसे कि 60 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, और ये कोलिजन के कारण हुआ है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के कारण हुआ है। ठीक है, जब लावा आउटफ्लो बहुत लार्ज लेवल पे हुआ था और एक शील्ड वोल्केनो जो है बन चुका था। ठीक है, और ये है हमारा कोस्टल प्लेन, और यहाँ पे हमारे आइलैंड्स 2 पैचेस में पाए जाते हैं। एक तो मेनली हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, और जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो पाए जाते हैं हमारे किसमें, अरब सागर में। ठीक है, अगर हम इंडियन पूरे हमारे एरिया की बात करें, जोग्राफिक एरिया की बात करें, तो उसका लगभग 17.9% जो है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो उत्तर भारत के माउंटेन्स हैं हमारे, उनका लगभग 18% ये कवर करते हैं। और ग्रेट प्लेन्स 17.1%, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा 48.9%। ठीक है, और थार डेजर्ट 5.4%, कोस्टल आइलैंड्स
10.4% और जो आइलैंड्स हैं 0.3%। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है वो है हमारा, जैसे मैप में भी आप देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि 49% के लगभग है, लगभग 48.9% है। और दूसरे स्थान पे है हमारा हिमालय या नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो कि लगभग 18% है। तीसरे नंबर पे ग्रेट प्लेन्स है हमारे, जो कि 17.1% है। चौथे नंबर पे हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, जो कि हैं 5.4%, सॉरी 10.4%। और पांचवें नंबर पे है हमारा थार डेजर्ट, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 5.4% है। और जो आइलैंड्स हैं वो हैं 0.3%। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स आज हम डिस्कस करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो जो हिमालय का निर्माण जो है जैसे सबसे पहले हम हिमालय के ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक टेथीज सी था। ठीक है, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका विचार है कि आज जहाँ पे हिमालय है या हमारा ग्रेट प्लेन है इंडिया का, वहां पे कभी टेथीज सी हुआ करता था। ठीक है, जो कि हमारा अंगारा लैंड, मतलब जो कि घिरा हुआ था। नॉर्थ में जो लैंड पार्ट था उसको अंगारा लैंड का नाम दिया था, और सदर्न पार्ट जो था उसको गोंडवाना लैंड का नाम दिया था। ठीक है, जो टेथीज सी था ये दो महान भूखंड जिसको कह सकते हैं भूखंडों से घिरा हुआ था। ठीक है, और जो टेथीज था वो एक उथला और लंबा सागर था। ठीक है, लंबाकार रूप में फैला हुआ था। और इस समुद्र के उत्तरी भाग में जो था हमारा अंगारा लैंड था, और सदर्न पार्ट में गोंडवाना लैंड था। ठीक है, और ऐसा भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि जो टेथीज सागर है वो भारत और म्यांमार की सीमा से लेके एशिया के पश्चिमी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ठीक है, बहुत लंबा ये माना जाता है। और बहुत लाखों वर्षों तक डेन्यूडेशन की प्रोसेस के कारण जो टेथीज सी था उसमें जो अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था, दोनों जो भूखंड थे वहां से जितने भी इरोजनल मटेरियल आता था, जो अपरदित पदार्थ आते थे, वो धीरे धीरे कहाँ आते गए, टेथीज सी में आते गए। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, ये दोनों भूखंड जो थे जब प्लेट टेक्टोनिक्स होने लगा, जब एक दूसरे की ओर सरकने लगे, तो इसके कारण विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ने लगा। ठीक है, तो उसमें दबाव पड़ने लगा तो फोल्डिंग की प्रोसेस हुई। वलन प्रक्रिया के कारण क्या हुआ कि उसमें जो डिपॉजिटेड मटेरियल था उसमें बहुत मोड़ उत्पन्न हो गए, और ये मोड़दार एक बाद में इसने एक मोड़दार श्रृंखला के रूप में रूप रूप मतलब का रूप श्रृंखला का रूप ले लिया और पानी से ऊपर आने लगे, जिसे बाद में मतलब जिसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हिमालय का रूप ले लिया। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की जो विशाल पर्वत श्रेणियां हैं उसका निर्माण ऐसा मतलब उसी से हुआ था। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर बाद में क्या हुआ कि नदियों ने यहाँ पर डेन्यूडेशन की प्रोसेस आरंभ की। ठीक है, जिसके कारण जो था भारी मात्रा में जो पदार्थ थे, अपरदित पदार्थ जो थे टेथीज सी से नीचे की ओर जाना शुरू हो गए, और जो नीचे की ओर जब मतलब आना शुरू हो गए तो वहां से जितना भी मटेरियल टेथीज सी में था वो सारा रिसीड हो गया। और जो पिडमोंट एरिया है हमारा, माउंटेनियस एरिया या गिरिपदीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, तो नीचे की ओर बहाव शुरू हो गया, और जिसके कारण उत्तरी भारत के जो विशाल मैदान है उनका निर्माण हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हिमालय की। ठीक है, हिमालय का निर्माण ये हो गया। ठीक है, तो उसके पश्चात हम जब बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय जो है हमारे नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भी इनका निर्माण हो ही रहा है। ठीक है, और हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है, जैसे और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। जैसे एंडीज जो है सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, तो हिमालय जो है हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में या सिंधु नदी से लेके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए हैं। ठीक है, और इनकी लगभग इनका जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है हिमालय की, लगभग 2500 किलोमीटर है। और इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 400 किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ाई जो है, जैसे आप
इधर भी देख सकते हैं मैप में, पश्चिमी भाग, अगर हिमालय के पश्चिमी भाग की बात करें तो ये ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर देखते हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, और पश्चिमी भाग में लगभग 400 किलोमीटर है, और पूर्वी भाग में लगभग ये 150 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है। और हिमालय की सब डिविजन्स की हम बात करते हैं तो हिमालय को मेनली हम तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। एक है हमारा, या तीन तरह के उपभागों में या उप विभागों में विभाजित करते हैं, जो कि पर्वत श्रेणियों के आधार पर करते हैं। ठीक है। उसमें है नंबर 1 है हमारा ग्रेटर हिमालय, नंबर 2 है हमारा लेसर हिमालय, नंबर 3 है आउटर हिमालय, और नंबर 4 है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आ गया हमारा आउटर हिमालय, ये आ गया हमारा लेसर हिमालय, ये आ गया ग्रेटर हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है। ट्रांस हिमालय मीन्स कि हिमालय के पार वाला एरिया। ठीक है। जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज और कैलाश रेंज आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री की। तो ये हिमालय की जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, अगर हिमालय की बात करें तो ये हिमालय की सबसे उत्तरी रेंज है। ठीक है। सबसे उत्तरी भाग है ये हिमालय का। ठीक है। और इसकी हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये जो है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई यहाँ पर पाई जाती है। मीन्स कि हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी ये रेंज है, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं वो पाई जाती है, और इसकी चौड़ाई जो है ये 120 से 190 किलोमीटर तक है। और जो संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर, या कंचनजंगा है, मकालू है, धौलगिरी है, नंगा पर्वत है, ये सारी चोटियां जो है किस में पाई जाती हैं, हमारे इसी भाग में पाई जाती हैं, जो ग्रेटर हिमालय है या जो महान हिमालय है यहाँ पर पाई जाती हैं। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। ठीक है। हालांकि जो K2 है वो भी मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो इंडिया की हाईएस्ट जो पीक है, कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है कि इंडिया में अगर पूछा जाए तो इंडिया में कौन सी है, तो वो हमारी कंचनजंगा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि उसे भी हम अपना भाग मानते हैं, तो वो भी इंडिया में ही है। ठीक है। और इसमें जो मुख्य पासेस पाए जाते हैं, पासेस हैं हमारे मेनली यहाँ पर, वो ट्रांस हिमालय में है K2 हमारी। पासेस जो हैं हमारे बारालाचा पड़ता है, यहाँ पे शिवकिला है, नाथुला है, जोजिला है। ठीक है। जो बारालाचा है और शिवकिला है ये हिमाचल में है दोनों दर्रे, और नाथुला और जो जोजिला है, ठीक है, इसका आप बताएंगे कि कहाँ है नाथुला जो है। और नाथुला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट दर्रा है हमारा, जो कि ट्रेड के लिए पुराने टाइम में जाना जाता था। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो हमारा नाथुला है वो कहाँ पर है। और जो हिमालयन जो रिवर्स हैं, मेनली गंगा और यमुना हमारे ग्रेटर हिमालय के से निकलती हैं। ठीक है। उसके बाद था हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय के पार वाला एरिया था। हालांकि हिमालय को इंडियन हिमालय, क्योंकि हम इंडियन हिमालय की ही बात कर रहे हैं जो हमारी टेरिटरी में आते हैं, तो हम उसको 3 भागों में ही विभाजित करते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। ठीक है। तो उसके बाद है हमारा लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 1000 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। ठीक है। और औसत चौड़ाई की बात करें तो ये 60 से 80 किलोमीटर तक है, या एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है इसकी। ठीक है। ये एक क्रमबद्ध श्रेणी ना होके बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो हैं हमारी पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंजेस यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। जो पीर पंजाल रेंज है ये कश्मीर तथा हिमाचल के बीच पाई जाती है, और झेलम से ब्यास तक है ये, और लगभग 300 किलोमीटर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है ये।
ठीक है। और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये चंबा जिला से शिमला तक एक कंटिन्यूअस उसमें कंटिन्यूटी में फैली हुई है, और एवरेज हाइट इसकी लगभग 4000 मीटर के आसपास है। और जो महाभारत रेंज है, महाभारत रेंज उत्तर प्रदेश के आगे जाती है, हमारी उत्तराखंड से आगे उत्तर प्रदेश की ओर जाती है और नेपाल की तरफ जाती है। तो ये भी हमारे लेसर हिमालय में पाई जाती है या लघु हिमालय में पाई जाती है। और जितनी भी हमारी अधिकतर जो हिल स्टेशंस हैं वो यहाँ पर हमारे लेसर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, शिमला है, चाहे शिमला है, चाहे डलहौजी है, दार्जिलिंग है, चकराता है, मसूरी है या नैनीताल है। ठीक है, ये हमारे लेसर हिमालय में पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख घाटियां हैं वो कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है और कांगड़ा घाटी है। ठीक है, जो तीसरा और लास्ट हमारा रहता है आउटर हिमालय, या जिसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। ठीक है, और ये भारतीय में जो मैदान है उसके क्षेत्र मतलब उत्तर में है। ठीक है, और मैदानी भूभाग के साथ ही शुरू होता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको हम शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। और इनकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर से शुरू होती है, 900 से 1100 मीटर तक की है, और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक की है। ठीक है, और ये 2400 किलोमीटर के लगभग लंबी है। और ये पहाड़ियां जो हैं हमारी पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेके पूर्व में असम स्टेट तक फैली हुई हैं। ठीक है, और इनमें बीच में शिवालिक हिमालय में जो है पहाड़ियों में बहुत एक लंबाकार रूप में घाटियां पाई जाती हैं जिनको हम दून्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पतली दून है, ठीक है, या नालागढ़ दून है। ठीक है, इनको इनके नाम से जानते हैं। और जो इस क्षेत्र की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इन्हीं दून वैलीज में जो है निवास करती है। ठीक है, और इन घाटियों को पूर्व में जो है द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और शिवालिक पहाड़ियों को जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और दफला, मिरी, अभोर, मिश्मी के नाम से इन्हें अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, और नेपाल में इन्हें दुंदरा चूरिया घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा शिवालिक हिमालय। तो और उसके बाद आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो कि हमारा आउटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, कई बार इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस मीन्स हिमालय के पार वाला एरिया। ठीक है, और ये जो है तिब्बत के दक्षिणी भाग में है, और इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमारी मुख्य रेंजेस जो हैं काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर है और कैलाश रेंज है। ठीक है, और ये लगभग 225 किलोमीटर पूर्व में पश्चिम चौड़ी है, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर है। ये कम होती जाती है, और ये जो है एक वाटर डिवाइड का काम भी करती है। ठीक है, और ये हिमाचल में लाहौल स्पीति और किन्नौर क्षेत्र में थोड़ी बहुत पाई जाती है। ठीक है, और K2 जो है हमारा, जो कि सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की, इसी श्रेणी में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो कराकोरम रेंज में भी जितनी श्रेणियां हैं वो इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और जो कैलाश है, माउंट कैलाश, जो यहाँ पे कैलाश रेंज भी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कैलाश है। ठीक है, ये तो था हमारा डिवीजन हिमालय का। ठीक है, कि कितने प्रादेशिक भागों में हम हिमालय को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय के डिवीजन्स की, रीजनल डिवीजन्स की। ठीक है, कि हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में बांटते हैं हम। तो हम पूर्व से अगर पश्चिम की ओर देखते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो जो हम हिमालय है उसको हम कई प्रादेशिक भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, प्रादेशिक रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के साथ साथ इसको छोटे छोटे भागों में भी विभाजित किया हुआ है। और ये भाग हैं, इनका विभाजन मुख्यतः जो रिवर वैलीज हैं वहां पे उनके आधार पर किया गया है। और ये मुख्यतः हमारी 4 रेंजेस हैं। ठीक है, 4 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जो कि पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और
असम हिमालय है। ठीक है, ये आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। ठीक है, कि जो सिंधु नदी है और सतलुज नदी है। ठीक है, ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जितने भी हमारे रीजनल डिविजन्स हैं हमारे हिमालय के, वो किसके आधार पर किए जाते हैं, रिवर बेसिन्स के आधार पर किए जाते हैं। कि जो भाग जो है हमारा पश्चिम में सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच में पाया जाता है, उसको हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा भाग जो है हमारा सतलुज से काली के बीच में पाया जाता है, सतलुज से काली रिवर के बीच में जो भाग पाया जाता है, इसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा काली से तीस्ता के बीच में। ठीक है, काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में जो भाग पाया जाता है वो है हमारा नेपाल हिमालय। और नेपाल से ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हमारा तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये है मुख्यतः हमारे हिमाचल के जो प्रादेशिक रीजन्स हैं। इसमें आपने रिवर्स याद रखनी है। ठीक है, 4 मुख्य प्रदेश हैं, याद रखने के लिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है काम। ठीक है, तो 4 मुख्य प्रादेशिक भाग जो है हिमालय के अपने याद रखने हैं। ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंधु नदी और सतलुज नदी, सिंधु पश्चिम में, आप पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखेंगे नदियां, पश्चिम में सिंधु नदी है, सिंधु के बाद सतलुज है। सिंधु और सतलुज के बीच में जो भाग हमारा पाया जाता है उसको कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात सतलुज और काली के बीच का जो भाग है इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली से तीस्ता के बीच में जो भाग है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो है इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। जो पंजाब हिमालय है हमारा, ये इंडस से सतलुज रिवर के बीच में पाया जाता है, जिसको हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसका अधिकतर भाग जो है हमारा जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में भी पाया जाता है, तो इसको हम जम्मू कश्मीर हिमालय या कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये जो है इस भाग की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। और इसमें प्रमुख पाई जाने वाली जो रेंजेस हैं, श्रेणियां हैं, वो हैं लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार और जांस्कर। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख जो दर्रे हैं, पासेस हैं, पीर पंजाल और बनिहाल हैं। ठीक है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किशनगंगा, झेलम, चिनाब यहाँ नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, और सतलुज है, रावी है, ब्यास है, इस एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, और जो प्रमुख रेंजेस हैं, धौलाधार है, पीर पंजाल है, ग्रेट हिमालयन रेंज है, नाग टिब्बा है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये हमारा एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, खास करके बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, जो कुमाऊं हिमालय है ये लगभग 320 किलोमीटर है और ये सतलुज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ये लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और उत्तराखंड का अधिकतर भाग इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसमें गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले सम्मिलित हैं। और यहाँ की मुख्य चोटियां हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है। ठीक है, यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और गंगा और यमुना भी इसी रीजन में पाई जाती है, कुमाऊं रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, और प्राचीन काल में इस भाग में 300 से अधिक झीलें थी, जिनके बाद में भर जाने के कारण यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र बन गया है और ये बहुत ही फर्टाइल है। और ये जो कुमाऊं हिमालय है हमारा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, जो कि बहुत पवित्र स्थल माने जाते हैं भारत में, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल जो है हमारा काली और तीस्ता के बीच में पाया जाता है और ये हिमालयन जितने भी हमारे प्रादेशिक भाग हैं हिमालय के, उनमें सबसे लंबा है ये। ठीक है, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और सब ज्यादातर भाग इसका नेपाल में पाया जाता है, इसीलिए इसे नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं हम इसको। इस भाग में अगर नेपाल हिमालय में सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स भी पाई जाती हैं, कंचनजंगा है, धौलगिरी है, अन्नपूर्णा है। ठीक है, या मकालू है, यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध वैली है काठमांडू वैली, जो कि भूटान में है, ये भी पाई जाती है। लास्ट है हमारा
असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय की जो डिस्टेंस है वो है हमारा 720 किलोमीटर। ठीक है, जो और असम हिमालय तीस्ता जो रिवर है, ठीक है, जो यहाँ आप देख सकते हैं तीस्ता रिवर। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल आ गया, और तीस्ता से यहाँ पे दिहांग तक कौन सा हिमालय पाया जाता है? असम हिमालय पाया जाता है। ठीक है, सांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से भी हम जानते हैं, जो दिहांग गॉर्ज यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में बनाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो वहां तक जो है असम हिमालय फैला हुआ है। इसके पश्चात जो है हिमालय यहाँ पे शार्प एक साउथ की ओर जो है टेंडो ले लेता है, मुड़ जाता है या मोड़ ले लेता है, जो कि इंडिया की बाउंड्री बनाता है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो उनको हम अलग से स्टडी करते हैं, उनको हम ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनको हम अलग से स्टडी करते हैं। इनको हम अलग से स्टडी इसीलिए करते हैं, ये जो ईस्टर्न पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ईस्टर्न हिल्स, इसका निर्माण जो है कॉन्ग्लोमेरेट्स से हुआ है। कॉन्ग्लोमेरेट्स जिसमें सैंडस्टोन्स होते हैं, ठीक है, चूना पत्थर या जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके कारण हुआ है। और यहाँ पे जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो रेंजेस हैं पैरेलल वैलीज हैं। ठीक है, समानांतर घाटियां यहाँ पे और श्रेणियां जो है पाई जाती हैं। और जो पूर्वांचल हिल्स हैं, यहाँ पे पूर्वांचल जो हिल्स हैं हमारी या ईस्टर्न हिल्स हैं, यहाँ पर पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और जो नागा पहाड़ियां हैं वो भारत और म्यांमार के बीच में वाटर डिवाइड का काम करती हैं। और सारामती यहाँ की जो है मेन पीक है, और जो संसार की सबसे ज्यादा बारिश जहाँ पे होती है, जो कि मौसंद्रम है, वो भी इसी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और कोहिमा भी इसी रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और ये पूर्वांचल जो है भारत जो हमारे इसमें हिमालय वाली उसमें शामिल नहीं करते हैं, बल्कि जो उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां हैं, मणिपुर का मैदान है, त्रिपुरा है, और असम का जो थोड़ा एक एरिया है, ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है, ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये था हमारे प्रादेशिक रीजन्स। ये है हमारे ईस्टर्न हिल्स, मिजो हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, पटकाई बूम है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हिमालय, यहाँ से यहाँ तक हिमालय कंटिन्यूस उसमें आता है, और यहाँ से जो है हमारा एक शार्प टेंड ले लेता है साउथ की ओर। ठीक है, इनको हम इसीलिए अलग से ईस्टर्न हिमालय के नाम से या ईस्टर्न हिल्स के नाम से या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है साउथ से नॉर्थ की ओर जब हम आते हैं, या नॉर्थ से साउथ की ओर जब हम जाते हैं हिमालय में। तो जैसे यहाँ आप यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि जो सिंधु गंगा प्लेन है, ठीक है, साउथ में, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर हम जा रहे हैं हिमालय में। ठीक है, जो हिमालय हम जब उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उससे ऊपर की ओर जाते हैं तो हाइट हमें हमारी बढ़ती है, जो कि आउटर हिमालय वहां पर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मिड हिमालय में हाइट जो है और बढ़ जाती है। ठीक है, और ग्रेटर हिमालय में, जो ग्रेटर हिमालय है हमारा, ग्रेटर हिमालय में और हाइट जो है हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, और ग्रेट यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है इंडिया के उसमें आता है हमारा। ठीक है, जो कि 3 मुख्य रेंजेस भी हैं हमारी, शिवालिक है, मिड हिमालय है और ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, और जैसे शिवालिक से ऊपर जाते हैं हाइट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, फिर ग्रेटर हिमालय में और हाइट, सबसे हाईएस्ट हाइट जो है हमारी हिमालय की पाई जाती है। और उसके पश्चात जो ऊंचाई में गिरावट हमें लद्दाख रेंज में देखने को मिलती है, कैलाश रेंज में और कम हाइट देखने को मिलती है। तत्पश्चात जो तिब्बतन प्लेट्यू है हमारा, तिब्बत का पठार है, वहां पे हाइट जो है हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, और यहाँ पे पठार हमारा फ्लैटलैंड टोपोग्राफी यहाँ पे पाई जाती है। और उसके बाद कुनलुन का स्लोप थोड़ा बहुत फिर हाइट इंक्रीज होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक मिड सिर्फ ग्रेट हिमालयन रेंज तक जो है हाइट में हमारे हिमालय में कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रेट हिमालय के पश्चात जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उत्तर की ओर जब हम जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम बात करते हैं कि हिमालय हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
सबसे पहले है हमारा क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हिमालय पर्वत जो है भारत की जलवायु को निर्धारित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम क्लाइमेटिकली देखें तो हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं उत्तरी भारत में जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और जो मॉनसून और यहाँ पे विंड्स हैं वो हिमालय की जो श्रेणियां हैं अपनी इतनी ऊंचाई के कारण रोककर वर्षा यहाँ पे मतलब कर पाती हैं। और यहाँ पर पर्वतीय ढालों पर होने वाली जो भारी वर्षा है जल के साथ बहुत सारे असंख्य झरने और बहुत सारी नदियों को जन्म देती है, ठीक है। और हिमालय की श्रेणियों के कारण जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी प्रभावित होता है। और जेट स्ट्रीम जो है इन्हीं पर्वतीय श्रेणियों के कारण हिमालय के कारण दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण हमारे भारत में मॉनसून प्रक्रिया जो है निर्धारित करने में विशेष योगदान उसका रहता है, ठीक है। तो हिमालय जो है क्लाइमेट को भी हमारे प्रभावित करता है। दूसरा है डिफेंस पर्पज से, ठीक है। हिमालय जो है एक रक्षात्मक भूमिका भी निभाता है। हिमालय भारत के लिए एक रक्षात्मक दीवार या डिफेंस वॉल का काम भी करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो साइबेरिया और रूस से आने वाली ठंडी पवनें हैं, ठीक है, उसको भारत में आने से रोकता है। और अगर हिमालय ना होता तो संपूर्ण भारत एक ठंडा मरुस्थलीय भूभाग हो सकता था, ठीक है। दूसरे उत्तर की ओर से आने वाले विदेशी जितने भी आक्रमणकारी होते थे वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए हिस्टोरिकली भी हमें ये देखने को मिलता है। तो वो एक मतलब इन्हें हमारे वेस्टर्न पार्ट से ही आना पड़ता था, क्योंकि हिमालय जो था एक अवरोधक का काम करता था विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी। तो हिमालय जो है जलवायु और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर है थर्ड हमारा सोर्सेज ऑफ रिवर्स, ठीक है। हिमालय जो है हमारा बहुत सी पेरेनियल रिवर्स मींस की जो 12 मास चलती रहती हैं, पूरा सारा साल भर बहती रहती हैं, उनका उद्गम स्थल है। और हिमालयन नदियां जो हैं बहुत सारी ग्लेशियर्स को भी लिए हुए हैं, जिसके कारण हमारा जितना भी उत्तरी भारत है या सेंट्रल इंडिया तक जो है सारा साल जल की आपूर्ति जो है रहती है। और इन नदियों के कारण ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हो पाता है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इतना हो पाता है। नदियां एक और तो अपने साथ हिमालय से लाई हुई उपजाऊ मिट्टियां लाती हैं, दूसरी ओर सिंचाई के लिए ये पानी भी लाती हैं, तीसरी ये ड्रिंकिंग वाटर का भी उसमें हम यूज करते हैं उसका, और चौथा उसी पानी से बांध बनाकर हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो इसी के कारण मतलब हमारा ये नदियों के कारण हमारे लिए बहुत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा फर्टाइल सॉइल। तो जो हमने देख ली लास्ट पिछले उसमें भी डिस्कस किया कि रिवर्स अपने साथ जितना भी गाद जो है वो लाते हैं या अपने साथ जितना भी बहाकर उपजाऊ मिट्टियां लाती हैं, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की मतलब हम करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वहाँ पानी के ऊपर डैम बना के जितनी भी हमारी जल विद्युत जो है उत्पादन करते हैं। और इन्हीं हिमालय की सदाबहार नदियों के अस्तित्व के कारण जल विद्युत विकास की अपार संभावनाएं जो हैं हमारे उत्तरी भारत के जो पर्वतीय स्टेट हैं, प्रदेश हैं, उनमें बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट बेल्ट, ठीक है। क्योंकि जलवायु में जो है बहुत विभिन्नता हमारे यहाँ पाई जाती है और ऊंचाई के कारण हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार की बहुत वैरायटी की वेजिटेशन जो है पाई जाती है, जिसमें मेन हम बात करें तो देवदार, चीड़, स्प्रूस, बर्च, मैपल या एल्डर के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसके कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंस हैं या लाभ हैं हमारे लिए। और यहाँ पे बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, परंतु वर्तमान समय में इन वनों का बहुत अत्यधिक शोषण भी हो रहा है, जिसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। परंतु इन सब के बावजूद
हिमालय में बहुत से ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि देश के अन्य भागों में प्राप्त नहीं होते हैं, और इसी वन संपदा के माध्यम से बहुत सारा प्रोपोर्शन जो है हमारी पॉपुलेशन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिमालय की जो फॉरेस्ट वेल्थ है वहीं से रोजगार प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो लेसर हिमालय में असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चाय और फल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यहाँ पे है, या टी प्लांटेशन यहाँ पे है। कहीं जहाँ कहीं भी समतल भूमि मिल जाती है यहाँ पर चाय, मिर्च, अदरक, मक्का, गेहूं, आलू और बहुत सारी और भी प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे दुग्ध उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, और खाद्यान्नों के लिए और बागवानी के लिए हिमालय के जो पर्वतीय ढलान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और खासकर ये बागवानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टूरिज्म। तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो जितने भी हिमालय के शिखर हैं, ठीक है, या पीक्स हैं, हमारी माउंटेन्स हैं, बहुत ही सीनिक वैल्यू यहाँ इनकी है, सीनिक ब्यूटी यहाँ पे है, और इन्हीं पर्वतों का महत्व के कारण जितने भी यात्री हैं या रिसर्चर हैं या पर्यटक हैं यहाँ पे आते रहते हैं। और पिलग्रिमेज में भी यहाँ पे जैसे जलवायु उत्तम होने के कारण यहाँ पे पर्यटक आते हैं। ठीक है, और शिमला है, जैसे कुल्लू है, मनाली है, कांगड़ा है, नैनीताल, मसूरी, चक्राता, डलहौजी, चंबा, अल्मोड़ा, श्रीनगर, दार्जिलिंग, पहलगांव यहाँ के कुछ एक फेमस हिल स्टेशंस हैं और फेमस डेस्टिनेशंस हैं हमारे टूरिस्ट्स के लिए। और बहुत मतलब यहाँ पे बहुत पर्यटक जो हैं आते हैं, और यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल विकसित होने की संभावना है। ठीक है, और अगर हम पिलग्रिमेज की बात करें, ठीक है, या धार्मिक पर्यटन की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व लिए हुए है हिमालय। हमारे पुराणों में भी हिमालय को देवता स्वरूप माना गया है, और इसी कारण यहाँ पे तीर्थ स्थलों का उदय भी हुआ है, जिसमें हम कैलाश देखते हैं, अमरनाथ है, मानसरोवर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैष्णो देवी है, ज्वालाजी है, तारा देवी है, देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, मणिमहेश, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। यहाँ पे बहुत धार्मिक और तीर्थ स्थल हैं, और खास करके हिंदुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व है, जो मानवीय आकर्षण के प्रमुख केंद्र बिंदु बने हुए हैं तथा यहाँ पर हमारे हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मिनरल वेल्थ की बात करें, खनिजों की बात करें, तो हिमालय में बहुत खनिज भी पाए जाते हैं। खनिजों के हिसाब से भी ये धातुओं का भंडार है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम भी पाया जाता है, कुछ एक क्षेत्र में तांबा है, सीसा है, स्लेट है। हालांकि बहुत सारे वो यहाँ पे पाए जाते हैं, परंतु परिवहन सुविधा का अभाव होने के कारण इनका पूर्ण रूप से दोहन अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि असम में तेल और भूटान और सिक्किम में तांबा और कोयले के भंडार पाए गए हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर खनिज उत्पादन लागत भी ज्यादा है साउथ इंडिया के कंपैरेटिव, और जिसके कारण यहाँ पे लार्ज स्केल पर जो है हम खनिज का जितने भी खनिज हैं उनका खनन कार्य जो है मतलब नहीं कर पाए हैं, परंतु भविष्य में इनकी संभावनाएं बनी हुई हैं। और भवन निर्माण से संबंधित जितने भी खनिज हैं वो तो यहाँ पे व्यापक रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है, जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। तो हमने 6 मुख्य भागों में हमारे भारत को विभाजित किया। ठीक है, जिसमें ग्रेट हिमालय था, हमारा प्लेन थे, ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान थे, तो उसके पश्चात हमारे प्रायद्वीपीय पठार था, फिर भारतीय मरुस्थल था, उसके बाद तटीय मैदान था, उसके बाद हमारे कोस्टल आइलैंड्स थे। ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स नहीं, सॉरी, आइलैंड्स थे। और उसके बाद हमने हिमालय के बारे में बात की। ठीक है, हिमालय के उत्पत्ति के बारे में बात की, हिमालय कैसे बना, टेथिस सागर कहाँ था, अंगारा लैंड क्या था, ठीक है, गोंडवाना लैंड क्या था। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हमने हिमालय के बारे में बात की। ठीक है, और हिमालय के जो जितने हमारे उप विभाग हैं, सब डिविजन्स हैं, उनको डिस्कस किया। उसके बाद जो रीजनल डिविजन्स हैं उनको डिस्कस किया।
और उसके बाद जो है हिमालय के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की और क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल डिस्कस किया कि हिमालय हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल पर बने रहें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं उनके ऊपर होगा और डिटेल लेक्चर होगा। और ये जो है हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।